हे एवरीवन, आ गई हूँ मैं खेमजीरा सीरीज का लास्ट पार्ट लेकर। आई होप कि आपको पहले के 2 पार्ट्स पसंद आए हों। अगर आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब कहानी में आगे हम देखते हैं जब खेम पानी में गिर जाता है और रामपुआंग की स्पिरिट उसके पास आती है तो ये कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ ग्रैंड माँ सी मास्टर को बर्थडे पर स्वीट्स देती है और बोलती है टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। तो मास्टर बोलता है ऑब्वियसली ये टेस्ट में अच्छी होगी क्योंकि आप इसे मेरे लिए बचपन से बनाती आ रही हो। लेकिन स्वीट्स खाते टाइम वो उदास हो जाता है तो ग्रैंड माँ सी उससे पूछती हैं तुम उदास क्यों हो। तो मास्टर बोलता है ग्रैंडफादर के साथ स्पिरिट से फाइट करता रहता हूँ लेकिन अब भी गड़बड़ कर देता हूँ, मैं अभी भी उनकी तरह नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर ग्रैंड माँ मास्टर को हक करके बोलती हैं कि कोई भी जन्म से मास्टर नहीं होता। तो मास्टर बोलता है अब मैं बच्चा नहीं हूँ। ये सुनकर ग्रैंड माँ कहती हैं जब तुम शामन बन जाओगे तो मैं तुम्हें हक नहीं कर पाऊंगी। तो मास्टर ग्रैंड माँ को हक करके बोलता है मेरी मॉम मुझे शामन बनते हुए नहीं देख सकी पर मैं आपको प्राउड फील करवाना चाहता हूँ। ये सुनकर ग्रैंड माँ बोलती है मुझे तुम पर पहले से ही प्राउड है और तुम मुझे परेशान लग रहे हो तो मैं तुम्हारी वाइटल फोर्स वापस लाती हूँ। और फिर वो चैंट करती हैं। मास्टर रोने लगता है और अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है जब मास्टर स्वीट्स खाकर फ्लोर पर गिरा हुआ था। वहाँ एक और थोंग भी आ जाते हैं। मास्टर बोलता है पहले खेम को बचाओ। ये सुनकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जेट चांद से बोलता है कि खेम ने फोन नहीं उठाया। ये सुनकर चांद बोलता है मुझे खेम के चारों तरफ अंधेरा फील हो रहा है, उसे दोबारा कॉल करो। तब तक वहाँ कार से मंक कासिम भी आ जाते हैं। वो बोलते हैं मुझे लगा कुछ बुरा होने वाला है इसलिए मैं कार से आ गया, हमें जल्दी वहाँ जाना होगा। दूसरी तरफ खेम रामपुआंग से बोलता है तुमने ग्रैंडमा के साथ क्या किया। तो रामपुआंग बोलती है तुम अपनी चिंता करो और फिर वो उसका गला दबाकर बोलती है टाइम आ गया है, तुमने और तुम्हारी फैमिली ने जो मुझ पर इंजाम लगाया मैं उसका बदला लूंगी। खेम की कलाई से धागा खुल जाता है और वो बेहोश हो जाता है। और अब ये कहानी पास्ट में जाती है जहाँ उसकी सेविका उससे उठने को बोलती है पर वो बोलता है तुम कौन हो। सेविका खेम की मॉम को बुलाती है। खेम वहाँ के एनवायरनमेंट को देख रहा था तभी उसकी मॉम वहाँ जाती है। वो बोलती है तुम्हारे फादर तुमसे मिलना चाहते हैं पर फिर वो उसे क्रोंगक्वान कहकर अपने पास बुलाती है। खेम अपने आप को मिरर में देखता है और अब हमें क्रोंगक्वान दिखाई जाती है। उसकी मॉम उसके बालों में गजर लगाती है और बोलती है ये मैडम को अच्छा लगेगा। क्रोंगक्वान बोलती है अब वो माँ बनने वाली है तो कम गुस्सा करेंगी ना, लेकिन उसकी मॉम कहती है ऐसी बात नहीं करते। खेम ये सब कुछ देख रहा था। ये सारी स्टोरी 1976 की है जिसमें रामपुआंग खेम को उसकी पास्ट लाइफ दिखा रही है जहाँ वो एक लड़की हुआ करता था जिसका नाम क्रोंगक्वान था। क्रोंगक्वान के फादर जिन्हें लॉर्ड के नाम से बुलाया जाता है वो ज्योतिष से पूछते हैं इस बार बॉय होगा या गर्ल। तो ज्योतिष बोलता है कि इस बार लेडी कातक्यो के सितारे उज्जवल हैं इसलिए बॉय ही होगा। ये सुनकर क्रोंगक्वान अपनी मॉम काकानाग से कहती है तो मेरा छोटा भाई आने वाला है राइट। तो काकानाग खुश होकर कहती है अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगी मैडम कातक्यो। ये सुनकर कातक्यो बोलती है ये मेरी 3rd प्रेगनेंसी है, उम्मीद है कि बेबी हेल्दी हो। लॉर्ड बोलता है अब मेरे कुल का उत्तराधिकारी होने वाला है। तो ज्योतिष बोलता है चार्ट के मुताबिक लगता है आपके घर में 2 बेटे होंगे। तभी एक सेवक आकर उन सबको बताता है कि कल रात से रामपुआंग की तबीयत ठीक नहीं थी। जब मैंने वैद्य को चेक करवाया तो उन्होंने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। लॉर्ड सेवकों से बोलता है मुझे उसके पास ले चलो। ये देखकर कातक्यो गुस्सा हो जाती है। तभी क्रोंगक्वान अपनी माँ से कहती है अब मेरे 2 भाई होने वाले हैं। ये सब खेम भी देख रहा था। अगले सीन में लॉर्ड कहीं बाहर किसी काम से जाने वाला था। कातक्यो कहती है कि आप बेबी को देखने के लिए यहाँ नहीं रह सकते, लेकिन वो बोलता है काम बहुत ही जरूरी है, ऊपर से ऑर्डर आए हैं। तो कातक्यो कहती है शायद रामपुआंग ठीक नहीं है, वो 21 साल की उम्र में पहली बार माँ बनने वाली है तो लगता है वो आपसे मिलने नहीं आ पाएगी। लेकिन तभी रामपुआंग वहाँ एक गिफ्ट लेकर आ जाती है। लॉर्ड बोलता है मेरी लक बहुत ही अच्छी है, मेरे पास बहुत अच्छी वाइब्स हैं जो आपस में मिलजुल कर पीस से रहती हैं। वो रामपुआंग का हाथ पकड़कर उसे उसका ख्याल रखने को बोलता है। काकानाग भी बोलती है मैं भी दोनों बेटों का ख्याल रखूंगी। कातक्यो रामपुआंग से जेलस होती है। इसके बाद लॉर्ड सभी को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर कातक्यो को याद आता है जब लॉर्ड उसके पास उसकी तबीयत पूछने आया था उसने कहा था तुम मेरी पहली पत्नी हो, अब जवान नहीं हो, अपना अच्छे से ख्याल रखो, ये तुम्हारी आखिरी प्रेगनेंसी
प्रेगनेंसी होने वाली है, उम्मीद है बच्चा हेल्दी हो। ये सब बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है तो कात्यो कहती है क्या आप आज रात मेरे साथ रेस्ट करोगे। लॉर्ड कहता है अभी मुझे कुछ काम है, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। कात्यो को अच्छा नहीं लगता, वो अपने आप से कहती है काम है या फिर उस रामपुआंग के पास जाना है। और अब ये स्टोरी प्रेजेंट 2025 में आती है। कार से चांद, जेट और मंक कासिम मास्टर के पास आते हैं, जहाँ मास्टर फ्लोर पर बेहोश होता है। मंक कासिम स्पेल करते हैं और मास्टर को होश आ जाता है। चांद मास्टर से पूछता है खेम कहाँ है, तो मास्टर तुरंत खेम को ढूंढने जाता है। जेट और चांद भी उसके पीछे भागते हैं। दूसरी तरफ एक और थोंग खेम को ढूंढने पॉन्ड पर जाते हैं। एक पॉन्ड में खेम को ढूंढ लेता है और वो उसे जगाने का ट्राई करता है। और अब ये कहानी दोबारा से पास्ट में जाती है, जहाँ क्रोंगक्वान रामपुआंग के पेट पर सिर रखकर बोलती है मैंने आवाज सुनी, क्या वो ठीक है। तो रामपुआंग स्माइल करके कहती है वो बहुत हेल्दी है। काका नाग क्रोंगक्वान को इयाम और जिक के साथ खेलने को कहकर बाहर भेज देती है। रामपुआंग काका नाग से कहती है मेरा बेटा भी आपकी बेटी की तरह होशियार हो। फिर वो बोलती है मैंने मैडम को बताया कि मेरा बेटा भी सर्वेंट बनकर ही रहेगा, वो कभी भी उनके कुल की जायदाद के लिए मैडम के बेटे का राइवल नहीं बनेगा, इसलिए मैं लॉर्ड जी के बेटे को जन्म देना चाहती हूँ। ये सुनकर काका नाग बोलती है मेरी दखलंदाजी के लिए माफ करना, पर ये तुम्हारा थॉट है। इस बच्चे में लॉर्ड का खून है। लॉर्ड की केयर को तुम प्यार समझती हो, पर मैं तुम्हें बस वार्न करना चाहती हूँ, कोई है जो तुम्हारे बेटे को नहीं देखना चाहता, इसलिए अच्छे से सोचो तुम्हें क्या चूज करना है, लॉर्ड को या अपनी लाइफ को। तो रामपुआंग कहती है उन्होंने मेरी केयर की, मेरे जैसे सर्वेंट के लिए इतना ही बहुत है। मैं उनके बेटे को जन्म देकर उनके एहसान को चुकाना चाहती हूँ और अपने लव के साथ रहना चाहती हूँ। तभी एक सेविका आकर बताती है कि मैडम कात्यो बच्चे को जन्म देने वाली है। दूसरी तरफ कात्यो मरे हुए बच्चे को जन्म देती है और अपने बच्चे को देखकर बहुत रोती है और कहती है कि मेरी किस्मत इतनी बुरी क्यों है और मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये सब कुछ काका नाग और रामपुआंग भी सुन लेते हैं। अगले सीन में रामपुआंग एक हेल्दी बच्चे को जन्म देती है, लेकिन उसे अपने बच्चे की चिंता होती है। काका नाग बोलती है क्या सोचा तुमने रामपुआंग। तो रामपुआंग बोलती है मैं अपने आप से और लॉर्ड से भी ज्यादा इस बच्चे से प्यार करती हूँ। ये सुनकर काका नाग बोलती है तो तुम सबको बताना कि तुम्हारा बेटा भी मैडम की तरह मर गया और मैं किसी और को तुम्हारे बेटे के लिए घर के पीछे इंतजार करने को कहूंगी। रामपुआंग अपने बच्चे को गले लगाकर रोते हुए बोलती है मुझे माफ करना, मेरी किस्मत तुम्हारे साथ बस इतनी ही थी। अपनी लाइफ अच्छे से जीना, स्ट्रांग बनना और फ्री हो जाना। रात को रामपुआंग अपना मुंह छुपाकर साई नाम की लेडी के साथ छुपकर जा रही होती है, लेकिन कात्यो रास्ते में उन्हें रोककर बोलती है मैंने सुना रामपुआंग का बच्चा मर चुका है, तो साई तुम उसके साथ क्यों नहीं हो। ये सुनकर साई बोलती है मैं उसके लिए मेडिसिन लेने जा रही हूँ। तो कात्यो बोलती है तुम्हारे साथ में कौन है। साई बोलती है ये मेरी रिलेटिव है, लेकिन कात्यो उससे बोलती है मैं तुम्हें पागल लगती हूँ। फिर कात्यो रामपुआंग से बोलती है तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारा बच्चा मर चुका है, तुमने मुझे धोखा दिया ताकि लॉर्ड के वापस आने पर तुम उसे खुश कर सको। और फिर वो उससे उसके बच्चे को छीनने की कोशिश करती है। इस चक्कर में रामपुआंग उसे चाकू से घायल कर देती है। साई बोलती है यंग मास्टर को छोड़ दो। ये सुनकर कात्यो को गुस्सा आ जाता है। साई उससे बच्चे को छीनने की कोशिश करती है, पर कात्यो साई को चाकू मार देती है और बोलती है कि ये एक सर्वेंट का बच्चा है, सिर्फ मेरा बेटा ही यहाँ का यंग मास्टर बनेगा। दूसरी तरफ काका नाग अपनी सर्वेंट के साथ रामपुआंग का वेट कर रही थी। तभी जिक आकर उसे बताती है कि रामपुआंग यहाँ आ रही थी, पर पता नहीं कहाँ गायब हो गई। इधर क्रोंगक्वान बोट के किनारे कात्यो को देखती है। कात्यो रामपुआंग से बोलती है मैंने सालों से अपनी वाइफ की ड्यूटीज निभाई, पर तुम जैसे सर्वेंट की हिम्मत कैसे हुई मुझसे सब कुछ छीनने की, और वो तो छोड़ो तुमने अपने बेटे को मेरे बेटे से ऊपर समझने की कोशिश कैसे की। रामपुआंग बोलती है ये सच नहीं है, मेरा बेटा हमेशा सर्वेंट ही रहेगा मैडम, मैं अपना वादा पूरा करूंगी। आपने अभी अपने बेटे को खोया है तो आप इस दर्द को समझती होंगी, प्लीज मेरा बेटा मुझे दे दीजिए। ये सुनकर कात्यो कहती है मैं भी चाहती हूँ कि तुम मेरे दर्द को समझो, अगर मेरा बेटा नहीं रहा तो तुम्हारा भी नहीं रहेगा। और वो रामपुआंग के बेटे को नदी में फेंक देती है। रामपुआंग बहुत रोती है, वो अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करती है, पर सर्वेंट्स ने उसे कसकर पकड़ा होता है। ये सब देखकर क्रोंगक्वान की चीख निकल जाती है। सब उसकी तरफ देखते हैं, पर तभी वहाँ काका नाग आकर उसके मुंह को बंद कर देती है
है और उसे वहाँ से ले जाती है। कात्क्यो बोलती है सभी सर्वेंट्स का मुंह चुप करवा दो और रामपुआंग को जेल में बंद कर दो। ये सब खेम भी देख रहा होता है और वो भी रोता है। अगले सीन में रामपुआंग को लॉर्ड के सामने लाया जाता है। लॉर्ड बोलता है कात्क्यो ने मुझे सब कुछ बता दिया, पर मैं तुमसे भी जानना चाहता हूँ कि क्या हुआ था। क्या तुमने कात्क्यो के बेटे को हर्ट किया था? ये सुनकर रामपुआंग बोलती है आप जानते हो कि मैं कैसे इंसान हूँ, मैं इतनी निर्दयता नहीं कर सकती। काका नाग और क्रोंगक्वान भी वहाँ थे, वो भी ये सब देख रहे थे। कात्क्यो रामपुआंग पर झूठा इल्जाम लगाती है कि मुझे बताया गया कि अपने बेटे के मर जाने के बाद रामपुआंग ने नशा किया और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और इसके बाद इसने मेरे बेटे को भी मार दिया। ये सुनकर रामपुआंग बोलती है झूठी कात्क्यो। तो लॉर्ड कहता है तमीज से बात करो रामपुआंग। फिर वो लॉर्ड को बताती है कि जलन की वजह से कात्क्यो ने मेरे बेटे को भी नहीं छोड़ा। वो बोलती है काका नाग और क्रोंगक्वान भी वहीं थे, उन्होंने ये सब कुछ देखा था। वो उनसे हेल्प के लिए बोलती है, लेकिन लॉर्ड के सामने काका नाग झूठ बोलती है कि मैं तो मैडम के साथ थी। लॉर्ड के सामने क्रोंगक्वान बोलती है कि मैंने रामपुआंग को बच्चे को नदी में फेंकते देखा। क्रोंगक्वान ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उसकी मॉम काका नाग ने उसे डराया था कि अगर हम कात्क्यो के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो उनके सर्वेंट्स इयाम और जिक को मार दिया जाएगा। तभी लॉर्ड के सामने एक सर्वेंट आकर बोलती है हमने उसे पकड़ लिया जिसने रामपुआंग को ड्रग्स दी थी, और वो लॉर्ड को ड्रग्स का प्रूफ दिखाती है। रामपुआंग बोलती है ये सभी मिलकर मुझे फ्रेम कर रहे हैं और सभी झूठ बोल रहे हैं। तभी सर्वेंट्स उसे पकड़ लेते हैं। रामपुआंग सर्वेंट से अपना हाथ छुड़वाकर लॉर्ड को जोर से थप्पड़ मारती है। ये देखकर लॉर्ड बोलता है इसे तब तक कोड़े मारो जब तक ये मर न जाए। तो रामपुआंग बोलती है मैं तुम में से हर एक को जानती हूँ और मैं तुम सबको श्राप देती हूँ कि तुम बहुत बुरी मौत मरोगे। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ नदी के तट पर रामपुआंग को एक सर्वेंट कोड़े मार रहा होता है। खेम भी ये सब देख रहा था। वह रामपुआंग के स्पिरिट खेम का मुंह पकड़कर बोलती है देख मुझे क्या क्या सहना पड़ा। कोड़े खाते वक्त रामपुआंग बोल रही थी मैं तुम सबको अपना कर्ज देती हूँ, तुम्हारी ब्लड लाइन मिस फॉर्च्यून में अटक जाए, तुम्हारा नाम लेने वाला कोई भी बेटा ना हो। अगर उनमें से कोई दोबारा जन्म ले तो मैं उससे अपना बदला लूंगी। अगर उनमें से कोई लड़की हुई तो उसे अपने लव से दूर होना पड़े, चाहे अलग होकर या डेथ से। वो आगे बोलती है मुझे मेरे बेटे से अलग किया गया, अगर कोई भी लड़का होता है तो उसकी मौत 21 की एज में हो जाए। अगले सीन में खेम को अपनी मॉम दिखाई देती है जिनके मुंह से खून निकल रहा था और फिर वो वैनिश हो गई। उसके बाद उसे जेल के अंदर एक लड़की दिखाई देती है। उसे खेमिका भी दिखाई देती है जो पावात का लेटर पढ़ रही होती है। रामपुआंग के स्पिरिट खेम से बोलती है सब अपना कर्मा फेस कर चुके हैं, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। अब तुम्हें मारकर मेरा बदला पूरा हो जाएगा। इस दौरान खेम को एक की आवाज आती है। थोंग भी पानी में आ चुका था। थोंग रामपुआंग के स्पिरिट पर कुछ मैजिकल पावर्स का यूज करता है और खेम को होश आ जाता है। खेम पॉन्ड से बाहर आ जाता है। मास्टर चान और जेट भी वहाँ आ जाते हैं। खेम मास्टर से पूछता है तुम्हें क्या हुआ, तो मास्टर ग्रैंडमा सी के बारे में पूछता है। खेम पॉन्ड की तरफ इशारा करता है तो मास्टर तुरंत पॉन्ड में जंप कर देता है। चान और जेट खेम को मास्टर के पीछे जाने से रोकते हैं। खेम उन्हें बताता है कि ग्रैंडमा सी को रामपुआंग ने पोजेस्ट किया है। उधर पॉन्ड में रामपुआंग थोंग का गला पकड़ लेती है। एक उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है पर नहीं छुड़ा पाता। थोंग वैनिश होकर इस वर्ल्ड से चला जाता है। तब तक मास्टर वहां आकर मंत्र पढ़ता है जिससे रामपुआंग वहां से चली जाती है। अगले सीन में मास्टर ग्रैंडमा को सीपीआर देता है। वो चान और जेट को बोलता है कि अंकल चाय को लेकर आओ, एम्बुलेंस को भी बुलाओ। खेम भी ग्रैंडमा सी को सीपीआर देता है और मास्टर उनकी पल्स चेक करता है। मास्टर खेम को रुकने को बोलता है पर खेम ट्राई करता रहता है। मास्टर बोलता है बस करो। ये सुनकर खेम जोर जोर से रोने लगता है। जेट और चान भी रोने लगते हैं। अगले सीन में वो सभी ग्रैंडमा सी की सेरेमनी पर आते हैं। मास्टर सैड होता है। खेम भी बाहर खड़ा होता है। अंकल चाय खेम को अंदर बुलाते हैं पर वो अंदर नहीं जाता। रात में खेम को मंक कासिम बताता है कि सी ने मेरे लिए एक नोट छोड़ा था। इसमें लिखा हुआ है उसकी डेथ हार्ट कंडीशन की वजह से हुई और वो एक दिन पहले ही मर गई थी, लेकिन रामपुआंग ने उसकी बॉडी का यूज किया। मैं ये सब तुम्हें पहले ही बताने वाली
वाला था कि तुम्हारा ग्रैंडमा सी की डेथ से कोई कनेक्शन नहीं है। विलेजर्स भी इस बात को जानते हैं, इसलिए इतना परेशान मत हो। अगर तुम्हारे अंदर दुख है तो उसे निकाल फेंको, क्योंकि फ्यूनरल के बाद हमको रामपोंग से डील करना होगा। मैंने अपने डिसाइपल्स को बताया है कि मैं टेम्परेरी इस विलेज में कुछ समय के लिए रहूंगा। अगले सीन में खेम सीढ़ियों से ऊपर जाता है तो उसे चांद से पता चलता है कि थोंग को रामपोंग ने मार दिया। तो खेम मास्टर से पूछता है, क्या तुम थोंग को वापस ला सकते हो? मास्टर मना कर देता है तो खेम एक से सॉरी बोलता है। एक खेम से बोलता है थोंग ने अपनी ड्यूटी पूरी की, उसने एंड तक साथ दिया। फिर वो मास्टर से बोलता है कि मुझे भी थोंग के पास भेज दो। जेट एक को उसके साथ रुकने के लिए बोलता है, पर एक बोलता है उसने ऑलरेडी थोंग के साथ जाने का डिसाइड कर लिया है। फिर वो भी सभी को गुड बाय बोलता है और मास्टर उसे भी वैनिश करके थोंग के पास भेज देता है। जेट, खेम और चान बहुत रोते हैं और मास्टर भी सैड होता है। अगले दिन वो ग्रैंडमा सी के फ्यूनरल में होते हैं। मास्टर और खेम रो रहे होते हैं, सभी उदास होते हैं। मास्टर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में जेट चान को बताता है, जब मैं छुपके से बाहर जाता था तो ग्रैंडमा सी मेरी मदद करती थी। एक और थोंग को पता था कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसलिए वो मेरे दोस्त बन गए। ये सुनकर चान जेट से बोलता है, अभी तुम दुखी हो और उन सबको पीस मिल गया है। तुम्हें सैड देखकर उन्हें चिंता होगी। कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, एक दोस्त की तरह। हमें कोई आइडिया नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। जेट चान के हाथ पर अपना हाथ रख कर बोलता है, मुझे समझने के लिए थैंक्स। जब खेम का मामला सेटल हो जाएगा तो जहाँ से हमने छोड़ा था हम वहीं से शुरू करेंगे। चान जेट से पिंकी प्रॉमिस करते हुए बोलता है, अब से हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। दूसरी तरफ खेम अंकल चाय से बोलता है, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। और अब रात को खेम अपना सामान लेकर जा रहा होता है, लेकिन मास्टर उसे रोककर बोलता है, मेरे साथ यहीं रहो, मत जाओ। खेम रोते हुए बोलता है, जिससे भी तुम प्यार करते हो मेरी वजह से वो तुमसे दूर चला गया। पहले ग्रैंडमा सी, फिर थोंग और अब एक। ये सुनकर मास्टर बोलता है, ग्रैंडमा सी का ऑलरेडी टाइम आ गया था। एक और थोंग कब के दोबारा जन्म ले लेते, लेकिन मैंने उन्हें अपने साथ रोक कर रखा था। खेम कहता है, ये सच नहीं है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो मास्टर बोलता है, ये तुम अच्छे से जानते हो कि ये सच नहीं है। खेम बोलता है, बस अब मैं किसी को फेस नहीं कर सकता। तो मास्टर खेम का हाथ पकड़कर बोलता है, अब मेरे साथ कोई नहीं है, प्लीज यहीं रुक जाओ। खेम अपना सामान छोड़ देता है। मास्टर उसे हक करता है। खेम पीम से सॉरी बोलता है, पर तभी पीम गिर जाता है। अगले सीन में खेम पीम को पानी की पट्टी कर रहा होता है। पीम बोलता है, ये रामपुआंग की पावर्स का असर है, एक दो दिन में ठीक हो जाएगा। वो भी पेन में होगी, वो कुछ दिन अब नहीं आएगी, उसे भी पेन हो रहा होगा। ये सुनकर खेम बोलता है, मैं तुम्हारी वजह से वरिड हूँ। तो पीम बोलता है, मुझे छोड़कर मत जाना खेम। वो खेम की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और खेम पीम के हाथ में अपने लिटिल फिंगर रखकर उसका हाथ पकड़ लेता है। पीम सो जाता है। खेम उसे देखकर स्माइल करता है और उसके गाल पर किस कर देता है। अगली सुबह मास्टर उठकर देखता है खेम रूम में नहीं होता। वहाँ टेबल पर एक नोट होता है जो खेम ने लिखा था, जिसमें उसने लिखा था, सब कुछ के लिए थैंक यू। आपके साथ जिंदगी में वो प्यार मिला जो कभी सोचा नहीं था। मैं लोगों के बीच रहा और महसूस हुआ कि मैं बहुत लकी था। वो अंकल चाय के साथ कार से जा रहा था। जेट उसे कॉल करता है पर वो कॉल पिक नहीं करता। तो चान जेट से बोलता है, चलो किसी की कार बोरो करो। जेट और चान भी खेम के पीछे जाते हैं। इसके बाद हमें रेलवे स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहां खेम पहुंच जाता है और बैंकॉक का टिकट खरीद लेता है। आगे उसने नोट में लिखा था, कल ना हो तो भी मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा। मैं कभी हार नहीं मानूंगा, लेकिन अब अपना रास्ता खुद चुनूंगा ताकि मेरी वजह से किसी को हर्ट ना हो। मैं आशा करता हूँ कि अब से आपका हर दिन खुशियों से भरा हो। ये सब पढ़कर मास्टर बहुत रोता है। और अब ये कहानी 2022 में जाती है, जहाँ कॉलेज के पहले दिन पर ही खेम के ऊपर एक पेंट बॉक्स गिरने वाला था, लेकिन तभी जेट उसे वहाँ आकर बचा लेता है। सभी स्टूडेंट्स खेम की तरफ ही देख रहे थे, लेकिन खेम पीछे मुड़कर देखता है तो उसको घोस्ट स्पिरिट दिखाई देती है। जेट बोलता है, क्या तुम्हें भी वो दिखाई दिया? खेम अपना सिर हिलाकर हाँ बोलता है। सभी स्टूडेंट्स खेम के पास गैदर हो जाते हैं। जेट उन सभी को खेम से दूर हटने को बोलता है। वो बोलता है, अभी खेम डरा हुआ है। तभी एक सीनियर वहाँ आकर बोलता है, सभी जाकर
अपना अपना काम करो। पर जेट कहता है आपके लगाए हुए बोर्ड की वजह से मेरे फ्रेंड के ऊपर पेंट गिरने वाला था। सीनियर बोलता है काम चोरी करके उल्टा जवाब दे रहे हो। उसके बाद एज अ पनिशमेंट खेम और जेट 20 स्क्वाट्स करते हैं। अगले सीन में जेट खेम से बोलता है क्या ये स्पिरिट तुम्हारे कर्ज की वजह से आई थी? तो खेम बोलता है मुझे नहीं पता। जेट उससे कहता है तो इसलिए तुम अजीब बिहेव कर रहे थे, सब पहले दिन से ही तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं। वो उसे बताता है मैं इस कंट्री के बेस्ट शामन का बेस्ट डिसाइपल हूँ। जेट खेम को पवित्र राइस, होली वाटर और टेलिस्मैन भी दिखाता है और बोलता है अब से तुम मुझे अपना फ्रेंड समझो। कभी भी कोई बात हो, चाहे घोस्ट की या किसी भी चीज की, मुझे जरूर बताना। अगर मैं हेल्प कर पाया तो जरूर करूंगा और मुझे डंप मत करना, मैं भी घोस्ट देख सकता हूँ। इजी नहीं होता ऐसे फ्रेंड फाइंड करना। अब ये स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहाँ खेम रेलवे स्टेशन पर बैठा ये सब सोच रहा था। तभी वहाँ जेट और चांद भी आ जाते हैं। जेट खेम से बोलता है तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे कभी भी डंप नहीं करोगे। ये सुनकर खेम बोलता है तुमने मेरी वजह से उन्हें खोया है जिन्हें तुम चाहते थे। तो जेट बोलता है तो क्या मैं तुम्हें नहीं चाहता? जिस पर खेम बोलता है ग्रैंडमा सी, एग और थोंग गुजर गए हैं और मैं अब किसी और को नहीं खो सकता, मुझे खुद से हेट होने लगी है। तो जेट बोलता है ये सब रामपुआंग के कारण हुआ है, अगर तुम चले जाओगे तो वो जीत जाएगी। मेरे पहले कोई दोस्त नहीं थे, किसी की हेल्प करना, उन्हें प्रोटेक्ट करना मुझे अच्छा लगता है। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ ट्रेन में जाऊंगा। ये सुनकर चांद बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, हमने सारा सामान पैक किया हुआ है, तुम हमारे लिए बहुत मायने रखते हो। इसके बाद वो तीनों एक दूसरे को हग करते हैं। अगले सीन में सभी बैंकॉक में खेम के डॉम पर होते हैं। खेम उनसे बोलता है तुम लोग बेड पर सो जाओ, मैं फ्लोर पर सो जाऊंगा। तभी वो चांद को देखकर बोलता है ये तो मास्टर ने दिया था ना, तुमने इसे गले में पहन लिया। इसके बाद जेन वहाँ आकर बोलती है कि ओनर एथिस्ट है, उसने डॉम के सामने श्राइन बनाने से मना कर दिया, पर वो रूफ पर बनाने के लिए मान गई है और वो 3 दिन में रेडी हो जाएगा। फिर वो उन तीनों से पूछती है क्या तुम मास्टर के बिना ये सब हैंडल कर सकोगे? लेकिन तभी जेन को उसकी फ्रेंड का कॉल आ जाता है और वो उससे बात करने लग जाती है। जेट कैलेंडर देखकर उन दोनों से बोलता है कि अगले 7 दिन में खेम का बर्थडे आने वाला है। जैसे ही जून 5 एंड होगा खेम 21 साल का पूरा हो जाएगा। अगर तब तक सब ठीक रहा तो कर्स अपने आप ही एंड हो जाएगा। फिर वो चारों चीयर अप करते हैं और बोलते हैं खेम जीरा सरवाइव करेगा। अगले दिन वो तीनों कॉलेज जाने के लिए बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं और आपस में बातें कर रहे थे कि तभी एक मिनी ट्रक जिसमें रॉड होती हैं उनके सामने आकर खेम से टकराने वाला था। उसमें लोहे की रॉड थी जो उनकी तरफ गिरती है, पर तभी चांद खेम को पीछे से खींच लेता है जिससे खेम बच जाता है। ये देखकर जेट बोलता है खेम तुम अपने नेक्स्ट बर्थडे तक रूम पर ही रहो। चांद बोलता है हम दोनों बारी बारी तुम्हारे साथ रहेंगे। अगले सीन में खेम अपने रूम में किताब पढ़ते पढ़ते सोने वाला था। तभी जेट वहाँ आ जाता है। जेट मजाक में एक्टिंग करते हुए चांद से बोलता है मुझे अपडेट दो। तो चांद बोलता है ऑल गुड, टारगेट सेफ है, अब मैं ड्यूटी बॉडीगार्ड नंबर 2 को सौंपता हूँ। तो जेट बोलता है कौन 2? मैं नंबर 1 हूँ। तो चांद बोलता है अच्छा मैं बॉडीगार्ड नंबर 1 बॉडीगार्ड नंबर 0 को ड्यूटी सौंपता हूँ। सभी हंसते हैं और चांद वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में वो ऑफरिंग के साथ प्रेयर करता है कि जितने भी स्पिरिट्स हैं प्लीज यहाँ पर मत आना, अगर आप आए तो रामपुआंग आपको वश में कर लेगी। तभी जेट भी वहाँ होली वाटर लेकर आ जाता है। वो चांद के ऊपर उसे जोर से छिड़कता है। फिर चांद भी जोर से वाटर डालने वाला था, पर जेट के क्यूट फेस को देखकर वो प्यार से उसके ऊपर वाटर छिड़कता है। वो दोनों स्माइल करते हुए एक दूसरे की ओर प्यार से देखते हैं। दूर खड़ी जेन भी ये सब देख रही थी। वो उनसे बोलती है अगर तुम्हारा हो गया हो तो थोड़ा मुझ पर भी डाल दो। वो दोनों स्माइल करते हैं। खेम भी वहाँ आ जाता है और बोलता है मैंने तुम्हारे लिए नूडल्स बनाए हैं, आकर सभी खा लो। तो जेन बोलती है अच्छा किया, इतनी स्वीटनेस में मुझे नमकीन ही चाहिए था। चांद स्माइल करता है। अगले दिन पंडित श्राइन के साथ मूर्तियों को स्थापित करने के लिए मंत्र पढ़ता है। आसमान में बादल गरजने लगते हैं। जेन पंडित को रुकने के लिए बोलती है, पर वो बोलता है कि मुझे कोई जरूरी काम है और वहाँ से चला जाता है। रात को खेम को उसके डैड का फोन आता है। वो उससे पूछते हैं क्या मास्टर तुम्हारे साथ हैं? तो खेम उन्हें बताता है वो अभी रिचुअल कर रहे हैं, मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। बर्थडे के बाद मैं आपसे मिलने आऊंगा। अगले सीन में रात को चांद और जेट लाइट लैटर्न को जलाकर खेम के मिस फॉर्च्यून और कार्मिक डैड को हटाकर उन तीनों को प्रोटेक्ट करने की प्रेयर करते हैं और उसे आसमान में छोड़ देते हैं। फिर वो तीनों हग करते हैं। अब हमें 5 तारीख की रात का सीन दिखाया जाता है। जेट बोलता है आधी रात होने में 2 घंटे बचे
बचे हैं, तुम चिंता मत करो, आज रात हम सिर्फ तुम पर ही नजर रखेंगे। चांद बोलता है हम मंत्र पढ़ने वाले हैं, तुम बस कल केक काटने को तैयार रहना। नीचे अपने रूम में जाते समय खेम को रामपुआंग दिखती है। वो बोलती है मैं इतने समय से तुम्हारे माइंड में ही थी। तो खेम को फिर याद आता है रिचुअल के दिन पंडित जी ने भी रामपुआंग को देखा था, इसलिए वो जल्दी चले गए थे। वो हमेशा उनके रूम के बाहर या अंदर रहती थी और ट्रक एक्सीडेंट के टाइम भी रामपुआंग उधर ही थी। रात को जेट और चांद मंत्रों का जाप करते हैं। खेम सो रहा था पर तभी लाइट्स कम ज्यादा होती हैं और फिर लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। खेम उठ जाता है, वो पोजेस्ड था। वो रूफ पर जाकर श्राइन से कुछ खाता है, तभी नेकलेस की वजह से चांद को होश आ जाता है। तो वो जेट का भी नेकलेस टच करता है, जिससे जेट भी होश में आ जाता है। चांद जेट से बोलता है खेम यहाँ पर नहीं है और फिर वो दोनों रूफ की तरफ जाते हैं। खेम रूफ की दीवार पर खड़ा होता है। जेट बोलता है मेरे दोस्त को छोड़ दो, लेकिन खेम हंसकर बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। ये सब एक ड्रीम था। इस ड्रीम को देखकर मास्टर की नींद खुल जाती है और वो कैलेंडर की तरफ देखता है। तभी मास्टर बोलता है अगर आप यहाँ पर हो तो सामने आ जाइए। पुचोंग उसके सामने आता है। वो बोलता है जो तुमने अभी अपने सपने में देखा वो कल सच में होने वाला है। तो मास्टर बोलता है आप मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो? पुचोंग उसे बताता है मैं तुम्हारा कर्ज चुका रहा हूँ। 1000 साल पहले तुमने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया था और अब हमें 1000 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ आसमान से आवाज आ रही थी। पुचोंग तुमने सैक्रेड वेपन को चुराकर गरुड़ा चिंपली को मारा, जिससे हिमवानता के सभी प्राणी बहुत ही परेशान हुए। इसलिए जाओ तुम्हारी सोल खत्म हो जाए और तुम्हारा कभी रीबर्थ नहीं होगा, तुम ऐसे ही भटकते रहोगे। पर तभी वहाँ पुचागिन आकर बोलता है रुक जाइए लॉर्ड, ये बात अभी आधी है। पुचागिन बोलता है मैं वॉल्ट के ट्रेजर्स की रखवाली करता हूँ, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरा गरुड़ से पर्सनल ग्रज था, इसलिए मैंने पुचोंग को यह आइडिया दिया कि वो स्वॉर्ड को चुराकर गरुड़ को मार दे। फिर वो दोनों मन ही मन आपस में बात करते हैं। पुचागन बोलता है निम्न रति हेवन में तुम्हारे बेटे का रीबर्थ हुआ है, अगर तुम्हें ये पनिशमेंट मिली तो तुम कभी अपने बेटे से नहीं मिल सकते। लेकिन पुचोंग बोलता है अगर तुम्हें पनिशमेंट मिलता है तो तुम्हारा रीबर्थ होगा और तुम इस साइकिल में फंस जाओगे। पुचागिन बोलता है मैं इस ट्रेजर की प्रोटेक्शन करते करते थक गया हूँ, इसलिए यही अच्छा है। लॉर्ड बोलते हैं अगर ये सच है तो मैं तुम दोनों को इंसानों की दुनिया में भेज रहा हूँ। पुचोंग जंगलों में एक केव में सरपेंट के रूप में रहेगा, तुम्हारी सारी पावर्स चली जाएंगी, तुम्हें दोबारा से तपस्या स्टार्ट करनी होगी। और पुचागिन क्योंकि तुम्हारी वजह से ये हुआ, इसलिए पछतावे के लिए तुम्हें भी इंसान बनकर बार बार बर्थ लेना होगा। हर एक लाइफ में तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा, दूसरों की हेल्प के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। पुचागिन सजा के लिए मान जाता है। उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है और एक वेपन वहाँ पर गिर जाता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। पुचोंग उसे वो वेपन देता है और बोलता है ये तुम्हारा वेपन है। तभी हमें पास्ट के बारे में ये भी बताया जाता है कि लॉर्ड को सब कुछ पता था कि पुचागिन झूठ बोल रहा है, पर वो ये भी जानते थे कि पुचागिन लाइफ में प्यार चाहता है जो उसे ट्रेजर वॉल्ट की प्रोटेक्शन करके नहीं मिलने वाला। इसलिए वो ही पुचोंग को वेपन देते हैं और बोलते हैं कि हर बर्थ में उसे इंसानों और गॉड्स का सपोर्ट मिलेगा। अब प्रेजेंट में पुचोंग मास्टर से बोलता है ये सैक्रेड वेपन है, इसके अंदर ट्रेजरी वॉल्ट के गार्जियन की पावर्स हैं, लेकिन इसे यूज करते समय इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारी ये ह्यूमन बॉडीज की पावर को संभाल नहीं पाएगी। फरन वेपन रख लेता है और पुचोंग के सामने हाथ जोड़ता है। पुचोंग उसे गुड लक विश करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मास्टर अपना फोन निकालकर उसे चार्ज करता है और फिर काचेन को हेल्प के लिए कॉल करता है। जैसे ही वो बैग लेकर बाहर आता है, सभी विलेजर्स उसकी वाइटल फोर्स के लिए चैंटिंग करते हैं। सब उसे ब्लेसिंग देते हैं और उसकी प्रोटेक्शन के लिए प्रे करते हैं। अंकल चाय बोलता है हम ग्रैंड सी के बिना भी वाइटल फोर्स बुला सकते हैं, हम सभी तुम्हारी केयर करते हैं। सिटी में ड्राइवर मास्टर से बोलता है जिस अपार्टमेंट में आप रहने वाले हैं उसकी हालत बहुत खराब है। यंग मास्टर ने मुझे आपका ख्याल रखने को कहा है। हमारी होटल चेन में VIP रूम है, अगर आपको यहाँ रहना है तो मैं इंतजाम कर देता हूँ। लेकिन मास्टर बोलता है बस इतना ही काफी है, सिर्फ अपने यंग मास्टर को बोलना वो जल्द से जल्द मुझसे मिलने आए। अगले सीन में मास्टर खेम के रूम पर होता है, पर उसका डोर ओपन नहीं हो रहा था। वो खेम को आवाज लगाता है लेकिन कोई डोर नहीं खोलता, इसलिए वो स्पेल करके डोर ओपन करता है। खेम सो रहा था लेकिन वो रामपुआंग का ड्रीम देखकर परेशान हो रहा था। मास्टर उसके फोरहेड पर अपना हाथ रख
देखता है। सपने में खेम रामपुआंग से बचकर भाग रहा था, पर कभी पेड़ों से डराता है और कभी रामपुआंग। लास्ट में वो हार मानने वाला था, लेकिन तभी मास्टर वहां आकर उससे बोलता है, ये ड्रीम है, फोकस करो और वो सब हटाओ जो तुम नहीं चाहते। रामपुआंग बोलती है, मैंने तुम्हें आसान रास्ता दिया था, पर अब मैं तुम पर कोई मर्सी नहीं करूंगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। मास्टर खेम के पास आकर उससे पूछता है, तुम्हें हर्ट तो नहीं हुआ? खेम पीम से बोलता है, तुम यहाँ क्यों आए? मैंने गिव अप कर दिया था। तो पीम बोलता है, तुम्हें जिंदा रहना है, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए और मेरे लिए। हम इस लाइफ में साथ रहेंगे, मुझ पर भरोसा रखो खेम। पीम उसे किस करता है, फिर खेम भी उसे किस करता है और खेम सपने से बाहर आ जाता है। पीम को अपने सामने देखकर वो उसे हक कर लेता है। जेट और चांद भी वहाँ आकर खेम और मास्टर को हक करते हुए देख लेते हैं। चांद जेट से बोलता है, हम लॉन्ग वॉक पर चलते हैं, और वो डोर को धीरे से बंद कर देते हैं। अगली सुबह सब रूफ पर जाकर श्राइन को तोड़ देते हैं। उसके अंदर मीट रखा हुआ था। मास्टर बोलता है, यहाँ कोई भी भगवान नहीं आएगा, बल्कि रामपुआंग के रियल्म से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। वो यहीं छुपी हुई थी, इसलिए तुम लोगों को पता नहीं चला। वो हमेशा से खेम के माइंड में थी। खेम बोलता है, मैं तुम सबको वरीड नहीं करना चाहता था। मास्टर कहता है, अगर मैं आज यहाँ नहीं होता तो खेम आज रात। इसके आगे वो कुछ नहीं बोलता। ये सुनकर जेन बोलती है, अब तो आप आ गए हैं, अब हम निश्चिंत हो सकते हैं, राइट? तो मास्टर बोलता है, ये इतना आसान नहीं है। अब तक हमने सिर्फ डिफेंड किया था, पर अब से हम ऐसा नहीं करेंगे। चान और जेट पूछते हैं, कोई प्लान है आपका? मास्टर बोलता है, सबके आने का वेट करो। ये सुनकर जेन बोलती है, हम सभी तो यहाँ पर हैं, फिर कौन रह गया अब? मास्टर किसी को कॉल करके बुलाता है। रूफ से नीचे आने के बाद उन्हें एक कार की आवाज आती है। वो नीचे की तरफ देखते हैं तो कार से ब्लैक आउटफिट में एक लड़का बाहर आता है। जेट उसे देखकर एक्साइटेड होकर बोलता है, काचेन। तो काचेन बोलता है, अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना ब्रो। और अब कहानी पास्ट में जाती है, जहां हम फरन को बंधे हुए देखते हैं। काचेन वहां स्पोर्ट बाइक से आता है और बोलता है, मेरे ब्रो को छोड़ दो। तो एक गुंडा उसे ताना मार कर कहता है, आ गए अपने दोस्त को बचाने। काचेन गुस्से से बोलता है, बदला लेना है तो मुझसे लो। वो गुंडा बोलता है, मेरे एरिया में तुम्हें आना नहीं चाहिए था। तुम दोनों की वजह से लड़कियों ने मुझे डंप कर दिया, इवन मेरी गर्लफ्रेंड खाओ ने भी मुझे डंप कर दिया। ये सुनकर काचेन बोलता है, तुम जैसे अगली लड़के को लड़कियां देखेंगे भी नहीं। वो लोग फरन के चेहरे से कपड़ा हटा देते हैं। तो फरन चिल्लाकर बोलता है, भागो मेरे बडी। काचेन कहता है, मैंने खाओ से ब्रेकअप कर लिया, जाके अपने दम पर खाओ के साथ पैचअप कर लो। तो वो गुंडा बोलता है, अगर मैंने तुझ जैसे प्रेटी मग को पीटा तो क्या होगा? ये सुनकर काचेन बोलता है, अगर मैंने तुम सभी को पीट दिया तो तुम मेरे दोस्त को छोड़ देना। और फिर वो अपनी जैकेट उतार कर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और सभी गुंडे उसे घेर लेते हैं। और फरन जोर जोर से चिल्लाता है, नहीं। इस स्टोरी को सुनकर प्रेजेंट में जेन बोलती है, अपनी तारीफ करना बंद करो काचेन, सच इससे भी 100 गुना छोटा है। अब स्टोरी दोबारा सुनाई जाती है। असल में काचेन के आने से पहले ही फरन ने सब गुंडों को पीट दिया था। प्रेजेंट में काचेन सबको बताता है कि तब से फरन और मैं बेस्ट बडीज हैं। खेम मास्टर से पूछता है, क्या आप पहले गुंडे थे? तो मास्टर बोलता है, मैंने सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए ये किया था और मैंने ये सब कुछ बहुत पहले छोड़ दिया है। फिर वो बोलता है, बड़े होकर ज्यादा समझदार बनना चाहिए, ना कि सिर्फ बड़े हो जाओ। काचेन जेट के हाथ से जूस की बोतल ले लेता है और उसके पास जाकर बोलता है, क्या ओल्ड मेमोरीज ताजा करें? ये देखकर चांद जेलस होता है। तो जेन बोलती है, मेरे भाई को परेशान करना बंद करो काचेन। मास्टर बोलता है, क्या तुम तुकाता साई कबन आइडल्स पर भी अब स्पेल करती हो जेन? तो जेन बोलती है, नहीं, मैं उसे एज एन आर्ट टॉय यूज करती हूँ। तो मास्टर बोलता है, अब हमें उनकी भी जरूरत है। इसके बाद मास्टर जाके टैलिस्मैन पर हाथ रखकर मंत्र पढ़ता है और बोलता है, अब रामपुआंग हमारी इस रूम की बातें नहीं सुन सकेगी। उसके बाद मास्टर सबको प्लान बताता है और फिर खेम के बाल काटकर उसके साथ कुछ चीज जेन को दे देता है और बोलता है कि ये सैक्रेड है, अगर मेरी हेल्प चाहिए हो तो मुझे बताना और इसे जल्दी से जल्दी पूरा करो। जेन वहाँ से चली जाती है। उसके बाद खेम पीम को अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स दिखाता है और बोलता है, ये पेंटिंग्स उन सभी की हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की। पीम खेम को हक करता है। पीम बोलता है, तुम्हें ये सब अकेले झेलने की जरूरत नहीं है। उसके बाद खेम पीम को देखता है और खेम पीम को हक करता है। अगले सीन में काचेन और चान कार में बैठे होते हैं। काचेन रेस ट्रैक पर कार को तेजी से ड्राइव करता है, जिससे चान डर जाता है। जेट भी उन्हें देख रहा था। जब कार रुकती है तो चान को वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था। जेट काचेन की तारीफ करता है और चान से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? काचेन बोलता है, ये अब भी स्लो था, रामपुआंग से आगे निकलने के लिए और फास्ट
फास्ट होना पड़ेगा। चान जेट से बोलता है तुम काचेन पर भरोसा करते हो ना, अगर मेरे इंस्टिंक्ट्स अच्छे नहीं होते तो तुम ये काम उसे करने देते, राइट। ये सुनकर जेट सैड फील करता है। काचेन जेट से पूछता है क्या वो कर पाएगा, तो जेट बोलता है मैं सिर्फ उसके साथ ही जाऊंगा, बस तुम उसे सिखाने पर फोकस करो। उसके बाद वो जेन को कॉल करने वहाँ से चला जाता है। काचेन चान से पूछता है तुम जेट को कब से जानते हो, तो चान उसे बताता है हम 1 महीने पहले वॉलंटियर कैंप के दौरान मिले थे। ये सुनकर काचेन चान से बोलता है मैं उसे तब से जानता हूँ जब वो 16 साल का था। तो चान बोलता है लेकिन कभी उसने मुझे तुम्हारे बारे में नहीं बताया। ये सुनकर काचेन बोलता है हम बहुत टाइम पहले मिले थे बट हम बहुत क्लोज थे, मैं उसका फर्स्ट पर्सन था। ये सुनकर चान उस बात को याद करता है जब जेट ने उससे कहा था कि चान उसका फर्स्ट पर्सन है। इस बात को याद करके चान सैड हो जाता है। तो काचेन बोलता है अगर तुमने मुझसे जल्दी ड्राइव किया तो मैं तुम्हें उसके बारे में सब कुछ बता दूंगा। इसके बाद चान तो बस काचेन को हराने के मूड में आ जाता है। वो जल्दी से हेलमेट पहनकर अपने ग्लासेस लगाता है। चान और काचेन कार में बैठकर उसे भगाते हैं। जब कार रुक जाती है तो जेट चान से बोलता है तुमने तो आग लगा दी। इस बार चान के साथ साथ काचेन भी वॉमिटिंग जैसा फील करता है। जेट उन दोनों को देखकर स्माइल करता है। रात को रामपुआंग बोलती है तुम्हारी तारीफ करनी पड़ेगी, इतने कम समय में तुमने खेम की सोल को छुपा लिया। तभी वहाँ बहुत सारी घोस्ट स्पिरिट्स आ जाती हैं। इधर काचेन 2 सीटर रेसिंग कार लेकर आता है। मास्टर बोलता है इसमें हम सब नहीं बैठ पाएंगे। तो काचेन बोलता है तुम्हें ये कार घोस्ट से दूर भागने के लिए चाहिए ना, तो यही सबसे सस्ती थी। फिर वो खेम के पास जाकर बोलता है बस थोड़ा चिपक कर बैठना पड़ेगा इसमें। मास्टर थोड़ा जेलस होता है। जेन जेट को हक करके बोलती है मर मत जाना, अपना ख्याल रखना। जेन चान से बोलती है जेट मेरा अकेला भाई है, प्लीज उसे प्रोटेक्ट करना। तो चान बोलता है मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा और उसे कुछ नहीं होने दूंगा, तुम चिंता मत करो। मास्टर फिर सबसे पूछता है क्या तुम सब रेडी हो। सब राजी होते हैं और एक साथ आते हैं। पर तभी काचेन चान से बोलता है क्या तुम सच में जेट के बारे में नहीं जानना चाहते। तो चान बोलता है मेरे लिए सिर्फ प्रेजेंट मैटर करता है, उसका पास्ट कुछ भी हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मास्टर सबके ऊपर होली वाटर छिड़कता है और बोलता है टाइम आ गया है, सब सेफ रहना। पहले वहाँ से रेड कार निकलती है और फिर व्हाइट कार। रामपुआंग बोलती है व्हाइट कार को फॉलो करो। उस कार में चान और खेम बैठे होते हैं। घोस्ट स्पिरिट्स उनका पीछा करती हैं। चान ड्राइव करते टाइम घबरा रहा था तो खेम उसका हाथ पकड़ लेता है और अब चान प्लान को याद करता है। जब मास्टर बोल रहा था रामपुआंग एक ओल्ड घोस्ट स्पिरिट है, उसकी पावर्स 400 साल से बढ़ रही हैं और खेम के जन्मदिन के दिन उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। मुझे भी नहीं पता कि मैं उसे रोक पाऊंगा या नहीं, पर हमें उसका टाइम वेस्ट करना है। कर्स के कारण वो खेम की सोल को इजीली सेंस कर लेगी। मैं खेम की चीजों को मंत्र पढ़कर तुम सबको दूंगा और तुम उन्हें अपने साथ कैरी करोगे। इससे हम उसे सिर्फ कुछ समय के लिए कंफ्यूज कर पाएंगे। और जब रामपुआंग को जेन के स्पेल के बारे में पता चलेगा जो सबसे ज्यादा खेम की एनर्जी छोड़ रहा होगा, तो किसी को झूठा खेम बनकर वहाँ रहना पड़ेगा और रामपुआंग को ट्रैप में रखना पड़ेगा। फिर मास्टर जेट के पास जाता है और अब हमें दिखाया जाता है कि चान के साथ खेम नहीं बल्कि जेट है, जो खेम का डुप्लीकेट बनकर चान के साथ कार में बैठा होता है और बोलता है घबराओ मत चान, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी घोस्ट स्पिरिट उनकी कार पर आ जाती है। जेट मंत्र पढ़ता है और वो चली जाती है। जेट बोलता है अच्छा हुआ तुम उन्हें नहीं देख सकते। तभी एक कार उनकी कार का पीछा करने लग जाती है और उन्हें टक्कर मारने की कोशिश करती है। चान कार को और भगाता है और जाते जाते वो एक ब्रिज पर आ जाते हैं। ब्रिज पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग उनका रास्ता ब्लॉक करके खड़े होते हैं। जेट चान को कार को रोकने को बोलता है। बैक साइड से कार और दूसरी स्पिरिट्स उन्हें ब्लॉक कर देती हैं। कार का ड्राइवर बाहर आता है और रामपुआंग भी वहाँ आ जाती है। जेट चान को बताता है कि रामपुआंग यहाँ आ चुकी है। रामपुआंग बोलती है सिर्फ सैकर्ड राइस से तुम नहीं बच पाओगे। दोनों कार से बाहर आ जाते हैं, लेकिन रामपुआंग को स्पेल की वजह से जेट की बजाय खेम ही नजर आ रहा था। वो खेम से बोलती है ये राइस तुम्हारी डेथ को और भी दर्दनाक बनाएगा। फिर वो खेम के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करती है पर नहीं कर पाती। तो वो अपने पीछे खड़े लोगों के माइंड को कंट्रोल करके खेम को बाइक से टक्कर मरवाने की कोशिश करती है। चान खेम को जेट कहकर उसे बचा लेता है। तो रामपुआंग बोलती है तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की। वो खेम को ब्रिज की दीवार की तरफ
फेंक देती है जिससे जेट के पास रखी आइडल गिर जाती है और फिर रामपुआंग को जेट नजर आता है। ड्राइवर जेट का गला दबाता है और दो लोग चांद को पीछे से पकड़ लेते हैं। ये देखकर चांद बोलता है, प्लीज हमें छोड़ दो, हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। तो रामपुआंग गुस्से में कहती है, तुमने मेरे काम में टांग क्यों अड़ाई? फिर वो बोलती है, अगर खेम के बारे में मुझे बताओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। ये सुनकर चांद बोलता है, मैं और काचेन सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट करना चाहते थे। खेम और मास्टर डॉम में है। रामपुआंग अपनी आंखें बंद करके देखती है तो उसे लगता है कि खेम डॉम में ही है। रामपुआंग और सभी घोस्ट स्पिरिट उन दोनों को वहीं छोड़कर वहां से चले जाते हैं। जेट को गिरा हुआ देखकर चांद उसे उठाने की कोशिश करता है और बोलता है, तुमने कहा था हम दोनों से मिलकर करेंगे। लेकिन जेट पोजेस्ड होता है, वो चांद को पंच मार देता है और वो दोनों पुल से नीचे गिर जाते हैं। वहीं रामपुआंग डॉम में पहुंच जाती है। वो खेम और मास्टर को हर्ट करती है पर वहाँ भी सिर्फ आइडल्स ही होते हैं। उसके चारों तरफ एक ट्रैप था। जेन कैंडल लेकर स्पेल करती है और बोलती है, अगर तुम यहाँ रही तो अपने टारगेट तक नहीं पहुँच पाओगी। दूसरी तरफ काचेन फरन से बोलता है, बस एयरपोर्ट पहुँचने के बाद हम प्राइवेट जेट से चले जाएंगे। फरन उससे बोलता है, मैंने कहा था ना बड़ी कार लेकर आना। खेम मास्टर की गोद में बैठा होता है। उसने सैकर्ड शॉल पहनी होती है इसलिए उसकी सोल दिखाई नहीं देती। खेम मास्टर के सर पर अपना सर रखकर बैठा रहता है। इधर पानी में चांद जेट को किस करता है जिससे जेट को पास्ट याद आ जाता है जहाँ जिन और छायदा आपस में एक साथ नहीं रह पाए थे क्योंकि जिन ने अपनी मॉम को सब कुछ बताया था। उसने ये सोचा था कि उसकी मॉम उसे समझेंगी लेकिन उसकी मॉम ने उसकी वेडिंग फिक्स करवा दी। छायदा भी छुपकर वेडिंग वाले दिन जिन से मिलने आई थी। उसने जिन को बताया था कि वो यूएस जा रही है। जिन भी उसके साथ जाना चाहती थी लेकिन छायदा ने उसे वेडिंग और उसके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट की वजह से ऐसा करने से मना किया और कहा कि मेरा हार्ट हमेशा तुम्हारे लिए ही रहेगा। उस दिन जिन छायदा से बोलती है, क्या कहीं ऐसी दुनिया है जहां हम दोनों साथ रह सकें? छायदा कहती है, ऐसी दुनिया कहीं नहीं है। लेकिन जिन बोलती है, मुझे भरोसा है ऐसा वर्ल्ड भी होगा जहां हम फिर से मिलेंगे और हम वेडिंग करके साथ रहेंगे। दोनों एक दूसरे को किस करती हैं। प्रेजेंट में चांद बेहोश हो जाता है और जेट को होश आ जाता है। वो चांद को पानी से बाहर निकालकर उसे सीपीआर देता है और बोलता है, उठ जाओ, हमें साथ रहना है। देखो इस वर्ल्ड में हम एक साथ रह सकते हैं। और फिर वो रोने लगता है। तभी चांद को होश आता है। वो बोलता है, मैंने तुम्हें परेशान किया उसके लिए सॉरी। अब हम उस कहानी को खत्म करते हैं जो हमने शुरू की थी। जेट चांद को किस करता है। उधर रामपुआंग ट्रैप को तोड़कर जेन का गला पकड़कर उसे कबर्ड में फेंक देती है। जेन बेहोश हो जाती है और रामपुआंग खेम को अलग अलग जगह ढूंढती है। तभी मास्टर बोलता है, आ जाओ ये सब एंड करते हैं। अगले सीन में काचेन फरन से बोलता है, आधी रात होने पर मैं गोंग बजा दूंगा तो तुम्हें अगले दिन का पता चल जाएगा। फिर वो खेम को अपना ध्यान रखने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। मास्टर और खेम मंग कासिम के साथ बैठ जाते हैं। मास्टर पुचोंग का दिया हुआ सेकंड वेपन भी निकालता है और उस बात को याद करता है जब पुचोंग ने उससे कहा था, इस वेपन में बहुत ज्यादा पावर है, शायद तुम्हारी ह्यूमन बॉडी इसे सहन न कर पाए। तभी मंक बोलते हैं, वो यहाँ पर आ गई है। मास्टर खेम से कहता है कि सुरक्षा घेरे के अंदर ही रहना, कुछ भी हो जाए बाहर मत आना। कुछ घंटों के बाद हम सभी तुम्हारा बर्थडे एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। और फिर वो सुरक्षा घेरे से बाहर चला जाता है। खेम और मंक उसकी तरफ फेस करके बैठ जाते हैं। मंक मंत्र जाप स्टार्ट करके ध्यान लगाते हैं। तभी रामपुआंग भी वहाँ आ जाती है। वो मास्टर पर हमला करके खेम के पास जाने लगती है पर सुरक्षा घेरे की वजह से वो अंदर नहीं जा पाती। खेम उसे देखकर बहुत डर जाता है। रामपुआंग मंक कासिम से बोलती है, मेरे सब्र का बांध टूटने से पहले यहाँ से चले जाओ। लेकिन मंक उसे नजरअंदाज कर देते हैं। मास्टर रामपुआंग पर हमला करता है पर वो उसे पोजेस्ट करने की कोशिश करती है। मास्टर बोलता है, यहाँ कोई भी सोल नहीं है जो तुम्हारी हेल्प कर सके और दूर से उन्हें बुलाने में तुम्हें टाइम लगेगा। अब तुम हार गई हो, वापस जाकर अपने कर्मों का पश्चाताप करो। रामपुआंग गुस्से में बोलती है, तुम्हें लगा मैं तुमसे हार जाऊंगी, चलो मुझे फेस करो। मास्टर अचानक से गायब हो जाता है पर जैसे ही वो विजिबल होता है रामपुआंग उसका गला पकड़ लेती है और उसे दूर फेंक कर उस पर हमला करती है। मास्टर बोलता है, तुम जैसे घोस्ट स्पिरिट कभी भी अनंत नागराज को फेस नहीं कर सकती। और वो उसके हाथ को पकड़कर उस पर स्पेल करता है जिससे रामपुआंग को हर्ट होता है। वो बोलती है, मैंने तुम्हें मौके दिए पर तुम नहीं मानने वाले, तो अब मरो। तभी काचेन गोंग बजा देता है जिससे ये पता चल जाता है कि 12 बज गए हैं। मास्टर रामपुआंग को जमीन पर गिरा देता है और बोलता है, अब खेम 21 साल का हो गया है, उसे छोड़ दो। अगर तुमने अपने वचन को तोड़ा तो तुम्हारा
तुम्हारी सोल भी वैनिश हो जाएगी। खेम भी बोलता है, मैं जानता हूँ तुम्हें अपने बेटे को खोने का बहुत दुख हुआ होगा, लेकिन मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, प्लीज ये सब बंद कर दो। लेकिन रामपुआंग नहीं मानती और वो घोस्ट स्पिरिट्स को पास के बैटलफील्ड से पोजेस्ट करके अपने पास बुला लेती है और बोलती है, तुम्हें शायद पता नहीं है, जब मैंने कहा था कि खेम की मौत 21 साल के होने पर होगी, तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो आधी रात में ही मरेगा। खेम सुबह के 6 बजे पैदा हुआ था। घोस्ट स्पिरिट्स मास्टर पर अटैक करती हैं। मंक कासिम खेम को सुरक्षा घेरे से बाहर न जाने के लिए वार्न करते हैं और बोलते हैं कि उस पर फेथ रखो। ये सब देखकर खेम की आंखों से आंसू आ जाते हैं। घोस्ट स्पिरिट्स घेरे के अंदर आने का ट्राई करती हैं पर ऐसा नहीं कर पाती। मास्टर को स्पिरिट्स हर्ट ना करें, इसलिए खेम वहाँ से बाहर आने का डिसाइड करके रामपुआंग से बोलता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि इन सबको छोड़ दोगी, मैं बाहर आ जाऊंगा। ये सुनकर रामपुआंग बोलती है, क्या तुम्हें मास्टर ने ये नहीं बताया कि कर्ज सिर्फ तुम पर है। खेम बाहर आने वाला था, लेकिन तभी मंक कासिम उसे पीछे खींच लेते हैं। उधर जेट काचेन से कॉल पर पूछता है, क्या खेम तुम्हारे साथ है? तो काचेन बोलता है, मैंने जंगल में से अजीब आवाजें सुनी, क्या मैं जाकर चेक करूं? तो जेट बोलता है, ये रिस्की है। वो चांद से पूछता है, क्या खेम जिंदा है? तो चांद फोकस करता है और बोलता है कि अभी खेम जिंदा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेफ है। जेट काचेन से बोलता है कि हम जेन के पास डॉम जा रहे हैं, क्या कोई हमें भी पिक कर सकता है? तो काचेन बोलता है, लोकेशन भेज देना, मैं चॉपर भिजवा दूंगा। जेट परेशान होता है, पर चांद बोलता है, हम अभी सिर्फ उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं जो वहाँ हैं। उधर रामपुआंग मंक कासिम से बोलती है, तुम बीच में मत आओ। मंक बोलते हैं, मैं तुम्हें रोकने नहीं आया हूँ, बस ये बताओ तुम चाहती क्या हो? ये सुनकर रामपुआंग बोलती है, मैं खेम को मारना चाहती हूँ, चाहे मुझे हेल ही क्यों ना जाना पड़े। तो मंक उससे पूछते हैं, तुम्हें क्या मिलेगा उसकी लाइफ लेकर? रामपुआंग बोलती है, मेरा रिवेंज पूरा हो जाएगा। उसका जवाब सुनकर मंक बोलते हैं, तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए सॉरी, बट अभी ये एंड नहीं है। तभी मास्टर अपने स्पेल से पुचोंग का दिया हुआ सेकंड वेपन यूज करता है, जिससे उसके पास नागों की पावर आ जाती है और वो एक बार में ही सभी घोस्ट स्पिरिट को खत्म कर देता है। पर वेपन यूज करते ही वो बहुत वीक हो जाता है। खेम मंक से पूछता है, ये क्या हुआ? तो मंक बोलता है, क्या ये वेपन मोर्टल्स के लिए था भी? खेम बोलता है, ये वेपन उसे लॉर्ड ऑफ माउंटेन ने दिया था। तो मंक कहते हैं, उसकी पावर एक ह्यूमन बॉडी सहन नहीं कर सकती, ये वो पहले से जानता था। ये देखकर रामपुआंग बोलती है, मैं तुम्हारी आखिरी स्ट्रगल को एडमायर करती हूँ। तुमने मेरे सारे सर्वेंट्स को एक साथ खत्म कर दिया, बस अब तुम उस सुरक्षा घेरे को हटाकर उस लड़के को मुझे सौंप दो। तभी मंक कासिम खेम की सहमति से सुरक्षा कवच हटा देता है। मास्टर खेम को बाहर आने से मना करता है, लेकिन खेम बोलता है, मैंने अपनी पास्ट लाइफ में किसी को ऐसे ही मरने दिया था, लेकिन इस लाइफ में मैं ऐसा नहीं कर सकता। रामपुआंग क्रोंगक्वान बोलकर खेम को बैक पर हर्ट करती है, जैसे रामपुआंग को कोड़े मारे गए थे। मास्टर वीक होने की वजह से कुछ नहीं कर पाता। रामपुआंग को भी पास्ट याद आता है, जिससे उसकी भी आंखों से आंसू आ जाते हैं, पर तभी उसके अंदर का गुस्सा बढ़ जाता है और वो खेम के गले को दबाती है। खेम रोते हुए मास्टर को अलविदा कहता है। तभी वहाँ ग्रैंडमा सी, छायोद, एक और थोंग की भी स्पिरिट्स आ जाती हैं। ग्रैंडमा बोलती है, पीम, गुस्से और दुख को अपने ऊपर हावी मत होने दो, फोकस करो, तुम्हारी पावर उससे कहीं ज्यादा है। छायोद भी बोलता है, शांत रहो पावत। एक और थोंग भी बोलते हैं, मास्टर आप कर सकते हो। मास्टर उठने की कोशिश करता है, तभी खेम की मॉम के स्पिरिट आकर रामपुआंग को रोक लेती है और बोलती है कि मैं भी एक मदर हूँ, तुम समझ सकती हो कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। तभी मास्टर और मंक दोनों मंत्र पढ़ते हैं, जिसकी वजह से रामपुआंग की हालत खराब हो जाती है। उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। मास्टर रामपुआंग से बोलता है कि मैं तुम्हें कैद कर दूंगा ताकि तुम किसी और को हर्ट ना कर सको। तो मंक मास्टर के पास आ जाता है और बोलता है कि तुम इतने काइंड कैसे हो, तुम मुझसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो। पर रामपुआंग मौके का फायदा उठाकर मंक पर अटैक करती है। मास्टर बोलता है, इससे उनका कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें छोड़ दो। लेकिन रामपुआंग बोलती है, फिर ये बीच में आया क्यों? खेम और मास्टर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खेम की मॉम उससे बोलती है कि मंक ने हमें ऐसा करने से मना किया है। मास्टर को ग्रैंडमा सी भी मंक की हेल्प करने से रोक देती है। मंक रामपुआंग से बोलता है कि कर्मों को सबको भुगतना पड़ता है, पर अगर तुमने हद से ज्यादा पावर यूज की तो तुम्हारी आत्मा भी वैनिश हो जाएगी, और अगर हमारे फेट दोबारा मिले हैं
तो क्या मैं तुम्हें कुछ शो कर सकता हूँ? ये सुनकर रामपुआंग बोलती है, ऐसा बिहेव मत करो जैसे तुम सब कुछ जानते हो। मंक ओम बोलता है और रामपुआंग एक जंगल में चली जाती है जहाँ उसे बेबी की आवाज आ रही होती है और उसे मंक की भी आवाज आती है जिसमें वो पूछते हैं, तुम रियल में क्या चाहती हो? बेबी की आवाज सुनते सुनते रामपुआंग को अपना पास्ट और अपने बेबी याद आता है। वो बेबी के रोने की आवाज सुनकर वरीड हो जाती है। तभी उसकी गोद में उसका बच्चा आ जाता है। रामपुआंग रोते हुए अपने रोते हुए बच्चे को चुप करवाने की कोशिश करती है। अब वो मंक को देखकर स्वीटी माय सन बोलती है और उसके बाद वो उनके सामने झुककर हाथ जोड़ती है। वो खेम से भी माफी मांगती है और अपने कर्मों की सजा भुगतने के बाद फिर से अपने बेटे से मिलने के लिए रेडी हो जाती है। फिर वो मास्टर की तरफ देखती है पर मास्टर बोलता है, आखिरी फैसला तुम्हारा होगा खेम। ये सुनकर खेम बोलता है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकता, लेकिन फिर हमारा कर्मा आपस में हमेशा के लिए जुड़ा रहेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम जो पनिशमेंट डिजर्व करती हो वो तुम्हें मिले और उम्मीद है अगले जन्म में आप अपने बेटे से फिर से मिलो। रामपुआंग खेम को थैंक यू बोलती है और खेम के बैक की चोटों को ठीक कर देती है। फिर मंक रामपुआंग से बोलता है, हमारे रास्ते फिर से क्रॉस करेंगे जब ऐसा दिन आएगा। बेशक एक दिन के लिए मुझे अपना ख्याल रखने देना मदर। अगले सीन में खेम अपनी मॉम के स्पिरिट से बोलता है, उसकी वजह से तुम मुझे जल्दी छोड़ के चली गई, लेकिन मैंने रिवेंज नहीं लिया। उसकी मॉम कहती हैं, तुमने सही फैसला लिया, और फिर वो उसे गले से लगा लेती हैं। ग्रैंडमा सी भी मास्टर से बोलती हैं, लगता है मेरे बिना भी तुम ठीक हो। तो मास्टर बोलता है, नहीं, बहुत मुश्किल है। ये सुनकर ग्रैंडमा बोलती हैं, अगर अकेले नहीं रह सकते तो जाकर खेम के साथ रहो, और अगर तुमने कभी उसे परेशान किया तो मैं तुम्हारे सपने में आकर तुम्हें डराऊंगी। फिर रामपुआंग भी वहाँ से चली जाती है। खेम और ग्रैंडमा एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। ग्रैंडमा बोलती है, उस दिन तुम बहुत ही शॉक हुए होंगे। फिर वो मंक से बोलती है, माफ करना, मैं तुम्हारे आने तक का वेट नहीं कर सकी, लेकिन अब जल्दी से मेरे पीछे मत आ जाना। ये सुनकर मंक बोलता है, मरने के बाद भी तुम्हारी तीखी जुबान बदली नहीं, और सब हंसने लगते हैं। एक और थॉन्ग भी खेम को हक करते हैं। मास्टर भी छायोद से बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम आओगे, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें नेग्लेक्टेड किया जिस वजह से ये सब हो गया। फिर वो दोनों एक दूसरे को गले लगते हैं। पीम छायोद से बोलता है, अपने कर्मों को पूरा करने के बाद उम्मीद है तुम्हारी आने वाली लाइफ अच्छी होगी। छायोद खेम से बोलता है, मेरे भाई का ध्यान रखना। मास्टर एक और थॉन्ग से पूछता है, वहाँ सब कैसा है? तो एक बोलता है, सब ठीक है, बस टॉयज नहीं है, मैं दोबारा जन्म लेना चाहता हूँ। तभी खेम की मॉम मास्टर को खेम का ख्याल रखने को कहती है और बोलती है, तुम अच्छे लड़के हो, लेकिन खेम के साथ ज्यादा कोल्ड मत रहना। मास्टर कहता है, ठीक है आंटी। खेम सभी को बाय बोलता है और वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह मास्टर खेम को बर्थडे विश करता है और बोलता है, अब से आने वाले सालों तक हम एक साथ रहेंगे, और याद रखना मैंने तुम्हें चूज किया है। ये सब बोलकर वो बेहोश हो जाता है। अगले सीन में खेम और पीम घर पर होते हैं। तभी कार से काचेन, जेट, चान और मंक कासिम भी आ जाते हैं। जेट और चान खेम को देखकर बहुत खुश होते हैं। चान बोलता है, अब से पूरी लाइफ हम दोस्त बनकर रहेंगे। वो दोनों से गले लगकर बोलते हैं, हमने कर दिखाया। तभी काचेन बोलता है, मैं मंक को स्टेशन पर छोड़ने जा रहा हूँ, पहले इनसे मिल लो। वो तीनों उनसे बात करते हैं। जेट मंक को खेम की हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलता है। चान बोलता है, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। मंक बोलते हैं, पूछ लो। तो चान सवालों की बाढ़ लगा देता है, जैसे आपको कब फील हुआ कि रामपुआंग आपकी मॉम थी? जब ये बात आपको पता चली तो आप उन्हें ढूंढने क्यों नहीं गए? आपने हमें इस बारे में क्यों नहीं बताया? जंगल में आपने सच क्यों नहीं बताया? क्यों खेम ने उस शॉल को उतार दिया? आपने मास्टर को रिंग से बाहर क्यों रखा? आपने उनके हर्ट होने तक का वेट क्यों किया? ये सब सुनकर जेट बोलता है, बस करो, क्या ये एक सवाल है? मंक बोलते हैं, कुछ चीजें होने देने चाहिए ताकि कर्मों के चक्र से छुटकारा मिल सके। फिर वो बोलते हैं, भीम को अपनी पावर खोनी ही थी, फिर तुम अपने प्यार को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करते, तभी जो तुम्हें प्यार करते हैं वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए आते और रामपुआंग मुझे निशाना बनाती। ये सुनकर खेम बोलता है, वो सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं पर अपने बेटे के लिए भी ये सब कर रही थी। तो मंक बोलते हैं, वो अपने बेटे से एक बार मिलना चाहती थी, उसे सच्चाई का पता ऐसे ही चलना था, उसे फील होना था कि वो अपने हाथों से अपने बेटे को फिर से खो सकती है, और ऐसे ही वो ये सब भूल पाती। चान बोलता है, मैं समझ गया, अगर उसे ये बात पहले पता चलती तो वो सोचती कि हम उसे धोखा दे रहे हैं। जेट बोलता है, इससे और प्रॉब्लम हो सकती थी। खेम मास्टर की पावर के बारे में पूछता है तो मंक कासिम बोलते हैं कि ये टेम्पररी है। अब अगले सीन में खेम पीम का हाथ पकड़कर उसके सामने बैठा होता है और पीम की चूज करने वाली बात को याद करके बोलता है, मैंने भी तुम्हें चूज किया है, तो जल्दी से उठ जाओ। पीम खेम के गाल पर किस करके बोलता है,
क्या मंक कासिम ने तुम्हें सब कुछ बता दिया? तो खेम पीम की चेस्ट पर सर रख कर रोने लगता है और बोलता है अब से मैं तुम्हारी केयर करूंगा, मैं तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम करूंगा, जॉब करके पैसे भी कमाऊंगा और तुम्हें सपोर्ट करूंगा। ये सुनकर पीम बोलता है मेरी सिर्फ पावर्स गई हैं, चलने फिरने की शक्ति नहीं। अगले सीन में जेट काचेन के बेड पर सोते हुए फोटो लेकर खुश हो रहा था। तभी चान बोलता है वो इतना रिच है फिर भी यहाँ पड़ा है, किसी होटल में क्यों नहीं चला गया? जेट बोलता है वो ऐसा ही है, जैसा उसका मन करे वो वैसा रहता है। फिर वो चान से पूछता है मैंने तुम्हें कई बार इग्नोर किया, अब ये बताओ तुम्हारे और काचेन के बीच क्या चल रहा है? चान कुछ भी तो नहीं ये बोलकर बात को टाल देता है, लेकिन जेट बोलता है क्या बात है मुझे बताओ। ये सुनकर चान बोलता है उसने कहा कि वो तुम्हारा फर्स्ट पर्सन था, लेकिन तुमने मुझे बताया कि मैं तुम्हारा फर्स्ट पर्सन हूँ। जेट हंसकर बोलता है वो फर्स्ट था जिसने मुझे रेसिंग कार में बैठाया था, मुझे पीने के लिए डांसिंग के लिए लेकर गया, इसलिए जेन उसे पसंद नहीं करती। जेट एक कार्ड चान को दिखाता है और बोलता है इस मसाज पार्लर की मेंबरशिप उसने मुझे मेरे 18th बर्थडे पर गिफ्ट की थी। उसने मुझे वहाँ जाने को कहा, मैं वहाँ कभी नहीं गया, बट मैंने उसे बताया कि मैं वहाँ जा चुका हूँ, इसलिए वो इतना प्राउड है कि उसकी वजह से मैंने पहली बार कुछ किया था। ये सुनकर चान स्माइल करता है और जेट उसके क्लोज आकर कहता है तुम्हारे साथ पहली बार मैंने कुछ ऐसा किया था और अपना दिल भी फर्स्ट टाइम मैंने तुमको ही दिया। काचेन भी ये सुनकर अपनी करवट बदल लेता है। अगले सीन में खेम गिलास में पानी लेकर जा रहा था, तभी वहाँ पीम आकर खेम को हक करके पूछता है मुझे क्यों नहीं उठाया तुमने? पीम खेम के गले पर किस करता है। खेम उसे मास्टर कहता है तो पीम बोलता है मैंने कहा था ना जब कोई ना हो तो तुम मुझे पीम बुलाया करो। खेम बोलता है अभी हम अकेले नहीं हैं। मास्टर दरवाजे की तरफ देखता है तो वहाँ मंक पिनियो खेम के डैड आए होते हैं। पीम तुरंत खेम से दूर हो जाता है। खेम मास्टर को उनसे इंट्रोड्यूस करवाता है। खेम उनसे पूछता है अब सब नॉर्मल हो गया है तो क्या आप मंकहुड को छोड़ देंगे फादर? लेकिन उसके फादर मना कर देते हैं और बोलते हैं कि मैं अपनी लाइफ से खुश हूँ, और वो मास्टर को खेम की मदद करने के लिए थैंक्स बोलते हैं। मास्टर बोलता है ये मेरी चॉइस थी। तो खेम के डैड बोलते हैं अभी खेम की स्टडीज पूरी नहीं हुई हैं। वो बोलते हैं मैं चाहता हूँ वो अपनी लाइफ एंजॉय करे, तो सेटल होने में जल्दबाजी मत करना। ये सुनकर खेम शर्माते हुए बोलता है मैंने अभी इतने आगे का नहीं सोचा है। वो बोलते हैं मैं डैड के हिसाब से बोल रहा हूँ, पर चॉइस तुम्हारी है। तभी अंकल चाय अपनी सोल से खेम को बताते हैं कि वो नीचे मास्टर का इंतजार कर रहे हैं। मास्टर नीचे जाकर सबसे बात करता है। अंकल चाय मास्टर को बताते हैं कि कुछ समय पहले ही उन्होंने ये पावर यूज करना शुरू किया है। वो बोलते हैं कि अब से मुझे गांव की मुसीबतों को संभालने दीजिए। ये सब सुनकर मास्टर भी मान जाता है। तो वो बोलते हैं कि जंगल की स्पिरिट्स भी मैक और ले की हेल्प करती हैं, जिससे उन्हें सैकर्ड वुड्स मिलती हैं। मैक बोलता है अगर जंगल में कुछ बुरा होगा तो हम संभाल लेंगे। आंटी क्यों भी बोलती है ग्रैंडमा सी मुझे मंत्र देकर गई है, मैं उनका काम कर लूंगी। फिर अंकल चाय बोलता है अब से बस आप ट्रेनिंग करिए, चाहे आपको 5, 10, 20 जितने भी साल लगे मास्टर बनने में, हमारे लिए वरीड मत होइए। मास्टर बोलता है तो मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। सभी हंसते हैं। अंकल चाय बोलता है आप हमेशा ही हम सबके मास्टर रहोगे। वो सभी मास्टर को थैंक्स बोलते हैं और उसकी हेल्थ के लिए प्रेयर करते हैं। खेम के डैड खेम से बोलते हैं मास्टर बहुत ही अच्छा इंसान है, सभी उससे प्यार करते हैं। मैं ये जानकर खुश हूँ कि वो तुम्हें प्यार करता है और तुम्हें प्रोटेक्ट करता है। आखिरकार तुम्हें उम्मीद की किरण मिल ही गई। खेम ब्लश करता है। वहीं सभी गांव वाले पीम को बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं। उधर जेट एक और थोंग के आइडल्स को देखकर उनका सैक्रिफाइस याद करता है। चान बोलता है कि वो अब अच्छी जगह पर हैं। जेट बोलता है ये सोचकर सुकून मिलता है। चान जेट को हक करता है और बोलता है अब अगर तुम साथ में जाने को कहोगे तो मैं तूफान में भी तुम्हारे साथ चलूंगा। चान जेट से पूछता है क्या हम दोनों अब ऑफिशियली कपल हैं? तो जेट सिंपली उसे बेब कहकर बुलाता है। चान उसे एक बार और पूछता है तो जेट उसे किस कर लेता है। अगले सीन में पीम रात को मिरर में अपनी बॉडी देख रहा था, तभी वहाँ खेम आ जाता है। वो खेम से पूछता है तुम्हारे फादर कहाँ हैं? ये सुनकर खेम बताता है मेरे डैड पास के एक टेम्पल में है और जल्द ही वापस जाने वाले हैं। पीम बोलता है मैंने अभी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं की है, क्या तुम रात को रूम में रुकना चाहोगे? ये सुनकर खेम रूम में आ जाता है और पीम डोर क्लोज कर देता है। उसके बाद पीम खेम को किस
करता है और हमें उन दोनों के बीच एक इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। अगले सीन में चान बोलता है अब हम चलते हैं। सभी कार में बैठ जाते हैं। पीम खेम को हक करके बोलता है तुम्हारा यहाँ हमेशा स्वागत रहेगा, जब चाहे आ जाना। खेम कार में जाकर बैठ जाता है और फिर वो सब बैंकॉक चले जाते हैं। अब कहानी 2027 में आ जाती है। जेट, चान और खेम ओबॉन आए होते हैं। मास्टर भी साइकिल से वहाँ पहुँच जाता है। फिर वो तीनों कोट्स पहनकर मास्टर के साथ ग्रेजुएशन की फोटोज लेते हैं और फिर वो बुन बांग फाई फेस्टिवल में जाते हैं, जहाँ चान जेट के फादर के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करके जेट और उसके रिश्ते के बारे में बता देता है। उसके डैड मान जाते हैं। उसके बाद दोनों आइसक्रीम लेने चले जाते हैं। वहीं काचेन अकेले डांस कर रहा होता है तो जेन उसे जेट की हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है और कहती है कि अगली बार मेरी हेल्प करने का भी सोच लेना। उस घोस्ट ने मेरा सिर कबर्ड पर मारा और उसके बाद मैं खुद ही होश में आई थी, कोई भी मेरे आसपास नहीं था। काचेन बोलता है सॉरी बट मैंने ही एम्बुलेंस को कॉल किया था। तभी पोंग वहाँ आकर जेन को प्रेम की वेडिंग का कार्ड देता है। तब तक वहाँ खेम भी आ जाता है। वो खेम को भी इनविटेशन देता है और मास्टर के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछ ही रहा था कि तभी मास्टर पीछे से आकर खेम का हाथ पकड़ लेता है। फिर पोंग वहाँ से चला जाता है। मास्टर खेम को रॉकेट दिखाने ले जाता है। अंकल चाय और सभी लोग प्रेयर करते हैं कि इस साल अच्छी बारिश हो। फिर वो रॉकेट लॉन्च कर देते हैं। उसके बाद आसमान में बादल छा जाते हैं और जोर से बारिश होने लगती है। सब बहुत खुश होते हैं। काचेन अपनी जैकेट जेन को दे देता है। अगले सीन में पीम, चान, जेट और खेम एक टेम्पल में जाकर अपना माथा टेकते हैं। बाहर आकर पीम खेम को एक लेटर देता है जिसमें उसकी वेडिंग डेट लिखी होती है, जनवरी 21, 2028। पीम बोलता है तुम्हारे डैड ने कहा था हम शादी का दिन चूज कर लें और उसी दिन अपनी शादी को रजिस्टर भी करवा दें, और बोलता है अब सारी लाइफ मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे खेम? खेम हाँ बोलता है। दोनों एक दूसरे की तरफ प्यार से देखते हैं और पीम धीरे से खेम का हाथ पकड़ लेता है। चान भी जेट से पूछता है हमारी शादी कब होगी? ये सुनकर जेट बोलता है पहले खेम की वेडिंग होने दो, फिर हम डिसाइड कर लेंगे। फिर वो मास्टर और खेम को बधाई देते हैं और सभी आपस में गले लग जाते हैं। अगले सीन में हमें मैरिज सर्टिफिकेट और अडॉप्शन लेटर्स दिखाए जाते हैं। खेम घर पर खाना बना रहा था। उनके दोनों बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं। एक बच्चा खेम को डैडी बोलकर उसके साथ कुकिंग करता है और दूसरा बच्चा पीम को डैड बोलकर खाने के लिए बुलाकर लाता है। उसका बेटा बोलता है ये मैंने बनाया है डैड। पीम बोलता है मैं ट्राई करता हूँ, फूड बहुत स्पाइसी होता है। लेकिन पीम बोलता है ये बहुत ही टेस्टी है। उसका दूसरा बेटा बोलता है अगली बार मैं आपके लिए बनाऊंगा। फिर वो दोनों खेलने चले जाते हैं। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद पीम खेम से पानी मांगता है और बोलता है ये मेरे बेटे ने बनाया है पर मुझे कर्मों का ही फल मिल रहा है। मैंने एक और थोंग को बहुत पनिश किया था। खेम पीम से पूछता है क्या ये लाइफ हैप्पी लाइफ है? तो पीम बोलता है बहुत ही ज्यादा, और फिर वो खेम के हाथ पर किस करता है। फिर पीम बोलता है क्या मैंने आज तुम्हें थैंक्स कहा? और पूछता है क्या तुम्हें स्पाइसी किस चाहिए? पीम खेम को किस करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी उनके बच्चे उनका डोर नॉक कर देते हैं और खेम उनके साथ चला जाता है और ये ब्यूटीफुल ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बस एक रिक्वेस्ट है, अगर हाइप का बटन शो हो रहा हो तो वीडियो को हाइप जरूर करें और लाइक, कॉमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलना।